आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो उपयोगी भी है और दिलचस्प भी। कोरोना काल के बाद एक शब्द पर बहुत बात होने लगी है, वह है इम्यूनिटी। तो सोचा कि इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इम्यूनिटी आखिर है क्या और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है संजीव। संजीव लंबे समय से भोजन, मन और भोजन के आपसी संबंध और स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। आपके लेख आए दिन समाचार पत्रों में भी आते रहते हैं। संजीव, स्वागत है आपका। जी, आपका भी धन्यवाद। और इतना दिलचस्प, उपयोगी और अच्छा सा विषय आपने चुना, ये बड़ी सराहनीय है। क्योंकि ये प्रचलित बहुत है, लेकिन इसके ऊपर कोई सटीक बात करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। आपका भी शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल है यह है कि हम बीमार कैसे हो जाते हैं और इम्यूनिटी है क्या। जी, इसको उल्टी तरफ से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी जब हम शब्द यूज करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। इम्यूनिटी शब्द जो है हमारे इम्यून सिस्टम से आया है। इम्यून सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एक बहुत ही उच्च स्तरीय सिस्टम है जो हमारे शरीर में काम करता है, और इसमें बहुत सारे अंग आपस में मिलकर काम। सबसे जरूरी जो इसमें अंग है वो हम सभी जानते हैं, एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है और एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। तो वो दोनों, और ब्लड की जो है वाइट ब्लड सेल्स, जिनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, वो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसकी बहुत सारी वैरायटी है, फिर दूसरे अंग भी हैं जो इसमें मिलजुल के काम करते हैं। और ये दिन और रात बिना एक सेकंड भी रुके हमारी सुरक्षा के लिए काम करता रहता है। और कोई भी सूक्ष्म जीवियों की संख्या हमारे शरीर में बढ़े, परजीवियों की बढ़े, या कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई भी ऐसी समस्या हो, तो ये हमारे शरीर की रक्षा के लिए सजग हो जाता है। और इसमें एक मजेदार चीज ये भी है कि यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में अक्सर कैंसर की कोशिकाएं बन जाती हैं, और उन कोशिकाओं पर निगाह रखने और उनको नष्ट करने का काम भी हमारा यही सिस्टम करता है। तो वो भी, उसके लिए भी हमारा बहुत जरूरी है। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो हम कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। अब इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम बीमार कैसे हो जाते हैं। देखिए, बीमार के लिए जो शब्द है वो अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत है, डिस ईज। यानी जब हम ईज की स्टेट में ना हो तो वो बीमारी है। तो ऐसा कब होगा? जब हमारे शरीर में कोई असंतुलन आ जाएगा, किसी वजह से सूक्ष्म जीवियों की संख्या बढ़ जाएगी, या कोई टॉक्सिक तत्व शरीर के अंदर आ जाए, या कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए। शरीर तुरंत हरकत में आता है और हमारा इम्यून सिस्टम अपना काम करने लगता है। और जब इम्यून सिस्टम अपना काम करेगा तो वो हमारे शरीर में कई तरह के लक्षण पैदा कर देगा। हो सकता है हमको बुखार चढ़ जाए, हमको डायरिया या दस्त हो जाए, कहीं सूजन हो जाए, खांसी आने लगे, छींक आने लगे, दर्द होने लगे, कहीं हमको कमजोरी का एहसास होने लगे। इसको ही हम बीमारी कहते हैं। और फिर इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि एक बिल्कुल जो फ्रेश जब सिम्टम आते हैं, इसको हम एक्यूट कहते हैं, और फिर वो काफी लंबे समय तक जब वो सिम्टम चलते रहते हैं तो उसको हम क्रोनिक सिम्टम्स कहते हैं। जी हाँ जी, तो यह सिस्टम काम कैसे करता है। हाँ, ये बहुत ही जटिल एक सिस्टम है, तो बड़ा मुश्किल है उसको छोटे रूप में बता पाना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब हम पैदा होते हैं तो हमको एक बेसिक इम्यून सिस्टम मिलता है जो हमारे को जन्मजात मिला हुआ होता है। उसके बाद हमारा रोजाना अनेक तरह के सूक्ष्म जीवियों से सामना होता है, और हमारा शरीर उनको नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम बनाता है। और उसको बनाने के दौरान वो अपनी मेमोरी डेवलप करता है। यानी वो किसी सूक्ष्म जीवी का उससे सामना हुआ, शरीर ने उसको सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया, तो वो उसको अपने डेटाबेस में रख लेता है, ताकि दोबारा जब कभी भी उस तरह का अटैक हो, उसी सूक्ष्म जीवी का हो, तो वो मेमोरी काम आए और उसी तरीके से, उसी मोडस ऑपरेंडी से उसको दोबारा मार लिया जाए। तो इस तरह से हमारी धीरे 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 एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनता चला जाता है, एक बहुत मजबूत डेटाबेस तैयार हो जाता है। यही प्रक्रिया तब होती है जब हमको शरीर के अंदर कोई टॉक्सिक चला जाए, तो उसको निकालने के लिए भी यही प्रक्रिया होती है। इसी के साथ साथ कहीं चोट लग जाए,
और बहुत सारी शरीर के अंदर टूट फूट नेचुरली भी होती है, तो उसकी हीलिंग के लिए भी ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और हमारा इम्यून सिस्टम काम करता रहता है। जी, यह मेमोरी रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम बढ़िया है कि चोट जैसे ही दोबारा है तुरंत अपनी पुरानी प्रक्रिया शुरू। लेकिन क्या चोर नए पैतरे नहीं आजमाएगा? और हमको पता कैसे चलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल, चोर नए नए पैतरे अपनाता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक चोर सिपाही या शह और मात का खेल है कि चोर नए पैंतरे निकालता है और शरीर उसका तोड़ निकालता है, लेकिन उसका पुराना डेटाबेस इस प्रक्रिया में उसकी बड़ी हेल्प करता है। क्योंकि बहुत सारे चोर होंगे जो इतना चेंज नहीं कर पाते, और अगर चेंज भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनकी पुराने तरीके जिससे हमने उनको मात दी थी वो काम आ जाते हैं, और कुछ कुछ बिल्कुल शरीर नया करता है। तो इस तरह से डेटाबेस मजबूत होता जाता है और इम्यूनिटी हमारी बेहतर हो चली जाती है। अब दूसरा सवाल है कि पता लगना का क्या है, तो देखिए बहुत सारा इसका जो काम है वो साइलेंट है, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम रात दिन काम कर रहा है। हमको पता तब चलता है कि जब कोई सीरियस सिचुएशन आ जाए या शरीर मजबूर हो जाए हमको कुछ कुछ सिग्नल देने के लिए। तो हमको, जैसे उदाहरण के लिए हमारा बुखार चढ़ जाना, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाना, तो जब शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मजीवियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनको नष्ट करने के लिए शरीर अपना तापमान बढ़ा लेगा। तापमान बढ़ जाने से वो कमजोर हो जाते हैं और शरीर के लिए उन पर नियंत्रण करना काफी आसान यानी जिस बुखार को हम बीमारी मानते हैं वह वास्तव में बीमारी से बचाने का तरीका है। है। बिल्कुल जी बिल्कुल, शरीर उसको एक तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करता है और बीमारी से बचने का एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। और क्या तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है? जितने भी आपके, जिनको हम आम तौर पे बीमारियों के लक्षण मानते हैं, चाहे वो उल्टी हो, दस्त हो, खांसी हो, जुकाम हो, ये सब शरीर की इम्यून सिस्टम के काम करने के ही लक्षण हैं। इन्हीं के माध्यम से शरीर टॉक्सिक को बाहर निकालता है, सूक्ष्म जीवियों को नियंत्रित करता है और शरीर की हीलिंग करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि हमको कहीं चोट लग जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पे सूजन आ जाती है, तो उसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि उस जगह की हीलिंग बढ़ाई जा सके। हमको चोट लगती है और दर्द होता है, उसके पीछे भी उद्देश्य ये है कि वहां की मोबिलिटी कम की जाए, हम उस अंग को ज्यादा चला ना पाए, हमारा उस अंग की तरफ ध्यान जाए। तो वो दर्द का भी एक पर्पज यानी जो भी हम बीमारी के लक्षण मानते हैं वह सभी शरीर को अपने को बचाने और ठीक रखने के लिए है। है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सब शरीर के आत्मरक्षा के ही तरीके हैं जिसके माध्यम से शरीर अपने आप को स्वस्थ रखता लेकिन क्या ये लक्षण अपने आप में खतरनाक नहीं हो सकते? मान लीजिए कोई व्यक्ति लक्षणों को इम्यूनिटी का काम करना ही मानता रहे और लक्षणों को भी कम ना करे, तब इसके क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं? है। हाँ आपका सवाल अच्छा है। वास्तव में अगर देखें तो लक्षण अपने आप में कभी खतरनाक नहीं हो सकते, लेकिन ये हो सकता है कि वो शरीर को उन लक्षणों के दौरान सहयोग ना मिले, या हमारा शरीर इतना कमजोर हो कि उसका मुकाबला ना कर पाए उन सारी चीजों का और उस लड़ाई में वो हारने लगे, तो हो सकता है हमारे लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक हमने अपने शरीर के साथ बहुत कुछ ऐसा किया है या ऐसा हो गया है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है, और तब हो सकता है कि वो शरीर उसको उन लक्षणों के माध्यम से दूर ना कर पाए और हमको बाहर से कुछ एनफोर्समेंट और हेल्प की जरूरत। जी, इस बात को और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी मूल बात की ओर लौटते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर में क्या बचपन अर्थात पैदा होने से ही मिलती है या फिर समय के साथ भी इसकी शक्ति घटती या बढ़ती रहती है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि इम्यूनिटी जो है एक उस होती है जो हमको बचपन से ही जन्मजात मिलती है, और दूसरी वो है कि जो शरीर लगातार सूक्ष्म जीवियों का, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, पैरासाइट्स का, प्रोटोजोआ का सामना करके रोजाना विकसित करता है, अपना डेटाबेस बनाता है, उसके द्वारा होती है। और तीसरी एक और प्रकार की इम्यूनिटी होती है जो टेम्परेरी होती है और हमको कहीं बाहरी सोर्स से मिलती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माँ का दूध। माँ के दूध में बहुत प्रभावशाली एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे को तब तक सुरक्षा देते हैं जब तक कि उसका अपना इम्यून सिस्टम ठीक से काम ना करने लगे। अब यही कारण है कि हम देखते हैं कि बच्चे बहुत तेजी से और बड़े आसानी से बीमार होते हैं, क्योंकि उनका डेटाबेस अभी तैयार हो रहा होता है, उनका डेटाबेस इतना
पूरा भी तैयार नहीं हुआ होता है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो ये डेटाबेस बनता जाता है, इम्यून सिस्टम और शक्तिशाली होता जाता है। नेचुरली युवावस्था में सर्वाधिक अपने स्तर को छू लेता है, और फिर बूढ़े होने जब हम होने लगते हैं तो उसके साथ साथ फिर कम भी होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है कि आप कैसे वातावरण में रहते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं, ये सारी चीजें प्रभावित करती ठीक है। कोरोना काल में जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले दावे किए गए, कहीं घरेलू जो उपचार है उनकी बात की गई, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी ने भी अलग अलग नामों से इम्यूनिटी बूस्टर जैसी दवाइयों का खूब प्रचार किया। तो क्या इम्यूनिटी को आसानी से बढ़ाया जा सकता है? इसी में आगे सवाल है कि इम्यूनिटी किन परिस्थितियों में अपनी प्रतिरोधक क्षमता खोने लगती है? है। हाँ देखिए, कोरोना के बाद से इम्यूनिटी एक हाउस होल्ड शब्द बन गया और सब लोग इसकी चर्चा करने लगे, और हर घर घर में मुझे लगता है कि शायद इम्यूनिटी के विशेषज्ञ पैदा हो गए। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह थी कि जो भी कोई चीज जो लक्षणों को कम कर देती है उसको हमने मान लिया कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है, जबकि फैक्ट ये नहीं है कि आप लक्षणों को कम कर देने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते। और दूसरी बात, जैसा कि अब तक की बातचीत से स्पष्ट हो ही चुका है कि इम्यूनिटी एक बरसों बरस के डेटाबेस, बॉडी के लर्निंग का परिणाम है, और उसको ओवरनाइट उसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता। तो बड़ी अजीब सी इनमें बातें होती रही। अब सोचने की बात यह है कि आप कैसा क्या ले लेंगे, कौन सी ऐसी जड़ी होगी, बूटी होगी, दवा होगी, या कोई धुआं होगा, या किसी किस्म का घोल होगा जो आप अंदर डाल लेंगे, और जो काम 10 साल में या 15 साल में हुआ है वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह में भी हो सकता है। ये संभव ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है पढ़ने की। इससे इनकार नहीं है कि कुछ हैं पौधे जिसमें एंटीवायरल गुण होते हैं, कुछ है पौधे जिनमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड उसका यूज है, और उनके ऊपर रिसर्च भी बहुत लिमिटेड है। और अगर एलोपैथी की बात करूं तो ठीक है, कुछ सप्लीमेंट हैं जैसे विटामिन सी है या जिंक है, या और उस तरह के कुछ हैं जिनको लेने से आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी बढ़ गई। अब कोई खेल चल रहा है और आपने उसमें, खिलाड़ी आपका हार रहा है, उसने आपने उसको बिठा के थोड़ा पानी वानी पिला दिया या उसकी हवा कर दी, इतना सा ही रोल है इन सारी चीजों का। वो उसकी खेलने की प्रतिभा या खेलने की स्किल में आप कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीजें हैं जिससे इम्यूनिटी आपकी कम हो सकती है। अब देखिए, मन के साथ इम्यूनिटी का बहुत गहरा संबंध है। अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं, आप लगातार एंजाइटी में हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। फिर जीवन, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली तो है ही, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकती हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि नींद, जिसको हम कोई खास महत्व नहीं देते, हालांकि अब वो चर्चा में आ रही है और लोग महत्व देने लगे हैं, उसका इम्यूनिटी से बहुत गहरा संबंध इम्यूनिटी को लेकर कुछ आम धारणाएं और चलती हैं, जैसे कि जंगल आदि में रहने वालों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, जबकि इतिहास में सीधे सीधे देखा भी गया है कि जहाँ कहीं भी मुख्य धारा के समाज के मानव जब भी आदिवासियों के संपर्क में आए, तब आदिवासी समाज के लोग नए वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि का मुकाबला नहीं कर पाए और बड़ी संख्या में आदिवासियों की मौत और गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा, जबकि उन्हीं बैक्टीरिया और वायरस के साथ मुख्य धारा वाला समाज सहज था। दूसरी धारणा यह चलती है कि व्यक्ति जितनी विषम परिस्थितियों में रहता है, उनकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत रहती है। जैसे कई जगह बस्तियों के पास से गंदे नाले निकले हुए हैं, हवा और पानी भयंकर रूप से प्रदूषित है, लेकिन वहाँ भी मानव रह रहे हैं। हालांकि जब यह बात की जाती है तो ऐसी जगहों के डाटा ना तो ठीक ढंग से लिए जाते हैं और ना ही अपडेट किए जाते हैं। जैसे इन जगहों पर रहने वालों की औसत उम्र में, कुपोषण, बच्चों की बीमारियों में कितना अंतर है, जहां साफ पानी, हवा और बाकी जीवन उपयोगी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है। इन दोनों धारणाओं पर आपके क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो जब हम बोलते हैं कि किसी समुदाय की या किसी समाज की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो हमको ये देखना चाहिए कि हम उसको, उसकी जो विशेष परिस्थिति है उसके आधार पर इस बात को कह रहे हैं। जैसे आपने आदिवासियों की बात की, तो वो जहाँ रह रहे हैं वहां के हिसाब से उनकी इम्यूनिटी अच्छी है,
क्योंकि उनके उस वातावरण में जो परजीवी होते हैं, जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, जो फंगस होती है, उनका शरीर उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बाहर से कोई और सूक्ष्मजीवी अचानक आएगा तो उससे निपटने में भी वो उतना ही सक्षम होंगे। और इतिहास में हम देख चुके हैं कि जब भी इस तरह के आदिवासियों का सामना किसी नए किस्म के सूक्ष्मजीवी या परजीवी से होता है तो वो उससे सामना नहीं कर पाते, और जब तक उनमें उसकी इम्यूनिटी विकसित हो और उनका शरीर उससे सामना करने के लायक हो, बहुत सारी कैजुअलिटी हुई हैं, मौतें हुई हैं, और बहुत सारे जाने गई हैं इस प्रोसेस में। अब आपने दूसरा जो बोला है विषम परिस्थितियां, अब देखिए विषम परिस्थितियों से मतलब क्या है। विषम परिस्थितियां दो तरह से हो सकती हैं, एक मैन मेड हो सकती हैं और एक प्राकृतिक रूप से हो सकती हैं। भाई प्राकृतिक रूप से तो जो विषम परिस्थिति है वो कोई जंगल हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है जहाँ नागरिक सुविधाएं ना हो, और एक एक नैसर्गिक इकोसिस्टम वहां पे काम करता हो, तो वहां भी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन वो बैक्टीरिया एक ऑर्डर में होंगे, उन बैक्टीरिया के जो संख्या है उसमें एक बैलेंस होगा। तो अगर आप उसमें रहेंगे उस नैसर्गिक वातावरण में तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप मैन मेड जो विषम परिस्थितियां हैं, जहाँ वो चाहे सफाई की कमी से हो या बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के जमा हो जाने से हो, सीवेज के ठीक से डिस्पोजल ना हो पाने से हो, तो इस वजह से है वहां पे जो बैक्टीरिया होंगे वो प्राकृतिक ढंग से नहीं फल फूल रहे हैं, वो बहुत ही अप्राकृतिक ढंग से फल फूल रहे हैं। और उनकी संख्या इस स्तर तक बढ़ी हुई होती है कि शरीर जब तक उसका डेटाबेस बनाता है तब तक बहुत सारा डैमेज कर देते हैं वो उसको। अब अगर हम ये मान रहे हैं कि भाई विषम परिस्थितियों में रहने मात्र सही शरीर जो है वो सीख जाएगा, तो फिर कुछ भी खाएं, हम गंदा भोजन करें और कोई भी गंदी से गंदी चीजें खाएं, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से अगर हम कैसे, आपको अगर याद हो कि 1854 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा हैजा, बहुत भयंकर हैजा फैला था, जो एक बिल्कुल ऐतिहासिक घटना है। और उसके बहुत सारे कारण उस समय बताए गए थे, और शुरुआती कारण बताया कि हवा में कुछ है, और हवा में वायरस है, वो कीटाणु है, फलाना ढिकाना। लेकिन फिर बाद में जब पता चला कि उसका जो असली कारण था होता है कि उनका सीवेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, और वो सारा अपने सीवेज को नदियों में और जहाँ डाल रहे थे वो वापस लोगों के पानी में आ रहा था। उसके बाद उन्होंने उस चीज को समझा, और उस पूरे सीवेज सिस्टम में उन्होंने अपना चेंज किया। तो ये ठीक है कि आप अगर ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं कि जहाँ पे सूक्ष्म जीवियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आपका शरीर कुछ डिफरेंटली फंक्शन करता है, और किसी नए सूक्ष्म जीवी के आने पे हो सकता है वो उतनी जल्दी सिग्नल ना दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ी अच्छी और आदर्श स्थिति में है। इसको ऐसे मान लीजिए कि मेरे किसी के पैर में बहुत चोट लगी हुई है, उसको एक हल्की सी चोट और लग गई, तो भी हो सकता है वो नॉर्मल चलता रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको उस चोट से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि देखिए नाजी कैंप जो था उसमें भी लोग बच के आ गए थे, और तो क्या हम उसको एक स्टैंडर्ड मान लें और ये माने कि हर व्यक्ति को नाजी कैंप में जाकर रहना चाहिए, उससे उसकी इम्यूनिटी और उसकी प्रतिरोधक क्षमता और सहन शक्ति बढ़ जाएगी। अब अंग्रेजी के आप देखिए दो शब्द हैं, एक है कोपेबिलिटी और एक है कैपेबिलिटी। तो जैसे तैसे शरीर किसी चीज में सरवाइव कर रहा है वो उसकी कोपेबिलिटी है। अब उसको अगर हम कैपेबिलिटी मान लेंगे तो फिर बड़ी भारी समस्या में फंस जाए। आपने जिक्र किया था नींद का इम्यूनिटी से गहरा संबंध है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि इनका क्या संबंध है। जी देखिए, नींद से इम्यूनिटी का बहुत संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। और काफी रिसर्च इसके ऊपर अभी चल रही है और बहुत सारी चीजें अभी आनी हैं इस पर। लेकिन मोटे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जो शरीर के काम हैं उनमें से बहुत सारे काम वो तभी कर पाता है जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि जगते में मूवमेंट है, डाइजेशन है, ये सारे काम उसके ऊपर रहते हैं। सोने में वो अपना हीलिंग का काम ज्यादा अच्छे से कर पाता है। और मेमोरी के ऊपर बहुत नींद का सबसे अच्छा असर होता है। और जब हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी तो नेचुरली हमारी इम्यून मेमोरी भी स्ट्रांग होती है, और काफी बेहतर हमारा इम्यून सिस्टम अपना डेटाबेस बना पाता है। तो कारण क्या है इस पे अभी बहुत सारे चीजें सामने आने बाकी हैं, लेकिन ये प्रमाणित है कि अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं
तो आपको बीमारी कम होती है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है, आप कई तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से बचते हैं। तो ये सारा कुछ प्रमाणित है। आपने बार बार सूक्ष्मजीवी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उनका हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव है और क्या वह हमेशा हमारे लिए समस्या ही पैदा करते हैं? देखिए, सूक्ष्मजीवी जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, वो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि छोटे जीव, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इसमें सब आ जाते हैं। इसमें आपके बैक्टीरिया आ गए, इसमें वायरस आ गए, इसमें फंगस आ गई, इसमें पैरासाइट आ गए, प्रोटोजो आ गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये हमारे शत्रु भी हैं और यही हमारे मित्र भी हैं। और ये सूक्ष्म जीवी बिल्कुल सहजीवी हैं जो हमारे शरीर में चलते हैं। और हमारे शरीर में जितनी अपनी कोशिकाएं नहीं है, उससे ज्यादा जो है सूक्ष्म जीवी हमारे शरीर में रहते हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर बहुत पहले की बात करें तो हमारी कोशिकाओं से 10 गुना ज्यादा तक सूक्ष्म जीवी हमारे ऊपर रहा करते थे, जो कि अब संख्या घट गई है। लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा है हमारी कोशिकाओं से। और जो हमारे मित्र सूक्ष्मजीवी हैं वो हमारी मदद करते हैं, और हमारे जो शत्रु सूक्ष्मजीवी हैं उनकी संख्या को कंट्रोल भी रखते हैं। और अगर आप पाचन तंत्र की बात करें तो आपको पता ही है कि हमारा पाचन तंत्र तो पूरी तरह से, जिसको हम अपना माइक्रोबायोम कहते हैं, वो पूरा हमारी आंतों में पूरी कॉलोनी होती है सूक्ष्मजीवियों की, जो हमारे साथ हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। और अगर ये किसी भी तरह से असंतुलन आ जाता है तो हमारी पूरी इम्यूनिटी खतरे में पड़ जाती इम्यूनिटी के बारे में आप काफ़ी कुछ पहले ही बता चुके हैं। हम अपनी जीवन शैली में ऐसी कौन सी चीज़ें अपनाएं और कौन सी अवॉइड करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता रहे? है। जी, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जवाब एकदम हाँ नहीं में देना थोड़ा मुश्किल है। और संक्षेप में इसको मैं समेटने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कहाँ तक सफल होऊंगा। देखिए, बिल्कुल एक तो चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि आप एक बढ़िया नींद लें। और जब मैं बढ़िया नींद की बात कर रहा हूँ तो मैं उसके टाइम की भी बात कर रहा हूँ, कि वो जो सर्केडियन रिदम है उसके साथ ली जाए, तब उस नींद का आपको पूरा बेनिफिट मिल पाता है। और फिर मन के साथ तो बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, आपके शरीर के इम्यूनिटी वाले जो भी केमिकल्स हैं या जो भी चीजें चल रही होती हैं उसको कम कर देती है बॉडी। तो ये बिल्कुल सीधा संबंध है। और फिर भोजन तो है ही। अगर आप लगातार ऐसा भोजन खा रहे हैं जो आपके शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और फिर श्रम तो है ही। अगर आप सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं और लगातार बस बैठे रहते हैं, तो शरीर उस हिसाब से डिजाइन ही नहीं है कि उस स्थिति में वो ठीक से काम कर पाए और उसकी इम्यूनिटी काम करे। और फिर देखिए, प्रदूषण तो आजकल है ही समस्या। तो अगर आप प्राकृतिक माहौल में रहते हैं और आपके आसपास जहरीले रसायन जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी ट्यून रहेगी, ठीक रहेगी, वो अच्छे से काम करती रहेगी। अब एक और आजकल बहुत ट्रेंड है कि बिना मजबूरी के खाई जाने वाली दवाइयाँ। आपको कुछ भी है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर है दवाई खाओ, डायबिटीज है दवाई खाओ, कुछ भी हल्का सा इन्फेक्शन है पहले तुरंत ही जो है एंटीबायोटिक्स खा लो। मतलब आप देखो नहीं कि उसकी जरूरत भी है या नहीं, शरीर उसको खुद डील कर सकता है कि नहीं। थोड़ा सा शरीर को वक्त दें, थोड़ा सा टाइम दें, हम उसमें नहीं पड़ना चाहते हैं और तेजी से वो दवाइयां अपने अंदर डालना चाहते हैं। तो नेचुरली वो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। और फिर प्रोसेस्ड फूड है, फैक्ट्री में बना फूड है, उसमें केमिकल ज्यादा होते हैं, भोजन कम होता है, वो तो नेचुरली हमको करता ही है। और जितना ज्यादा हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी उतनी कम होती चली जाएगी। और फिर मन और क्लेश, अगर लगातार आप क्लेश में हैं तो आप कभी भी अपनी इम्यूनिटी कायम नहीं कर पाएंगे। जैसे एक ये तक भी कहा गया है कि अगर आप हमेशा कुड़ते रहते हैं, एक शब्द है हिंदी में, आप कुड़ते रहते हैं, तो अगर आप लगातार कुड़ते रहते हैं तो हो सकता है किसी दिन वो कुड़ना कैंसर बन जाए। तो ये बड़े मजेदार मन के साथ उसके संबंध है हमारी इम्यूनिटी के। आज आपने इम्यूनिटी पर काफ़ी अच्छी चर्चा की है। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे संजीव। संजीव के साथ हम आगे भी
वीडियो लाते रहेंगे जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं उन विषयों पर। धन्यवाद। धन्यवाद।